सभी बच्चों का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे। आई होप आप लोगों ने इससे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट के दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे, है ना। तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आप लोगों को मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ बताई थी और फिजिकल क्वांटिटीज़ से कुछ क्लासिफिकेशन बताए थे। ऐसे ही पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो क्लासिफिकेशन बताए थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको वो सब याद होगा, क्योंकि उसी पे आज बात आगे बढ़ेगी, है ना। और मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट भी बताया था, और यूनिट में मैंने आपको बताया था कि किसी मेजरमेंट प्रोसेस के लिए जो अपन स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज़ करते हैं ताकि उससे कंपैरिजन कर पाएँ, तो मेजरमेंट ले पाएँ, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को आप क्या बोलते थे बेटा? यूनिट बोलते थे, है ना। और उसमें जितने टाइम्स वो स्टैंडर्ड रेफरेंस आता था वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता था, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को हम साथ में क्या कहते थे? मैग्नीट्यूड कहते थे, है ना। तो ऐसी कुछ कुछ बातें, छोटी छोटी बातें आपको याद होंगी, है ना। तो उससे हम आगे बढ़ते हैं अब। तो आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, है ना। यही बड़ा इम्पोर्टेंट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? यानी कि एक ऐसा सिस्टम यूनिट्स का जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब हमने यूनिट को इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो बहुत लोग उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, है ना, और उसी के हिसाब से काम वगैरह करते हैं, मेजरमेंट वगैरह करते हैं, है ना। तो उनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे बहुत साल पहले अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चलते थे। तो उन सिस्टम में से भी जो साइंटिफिक सिस्टम माने जाते थे, जो साइंटिस्ट यूज़ करते थे, वो कुछ गिने चुने थे। तो हम यहाँ पे 4 सिस्टम की बात करेंगे, है ना। तो जैसे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। होते तो कई थे, बहुत सारे देशों में बहुत सारे सिस्टम्स माने जाते थे, लेकिन उसमें जो स्टैंडर्ड थे, जो साइंटिफिक लोग माना करते थे, हम उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, है ना। तो उन 4 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे जो पहला सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। ये एक्चुअली में ब्रिटिश सिस्टम में अप्लाई किया गया था, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ब्रिटेन में बनाया गया था उस समय पे, इसलिए इसको एफपीएस बोलते हैं, या फिर कई बार इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सिस्टम, है ना। तो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स या ब्रिटिश सिस्टम। अब आप एक बात रखें, ये जो इसके इनिशियल्स हैं एफपीएस, एक्चुअली में इस पूरे सिस्टम के बारे में इनके इनिशियल्स ही बता देते हैं। जैसे बेसिकली क्या होता था कि मैंने आपको अभी फंडामेंटल और कौन सी क्वांटिटी बताई बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पिछले लेक्चर में बताई थी, और मैंने आपको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बताई थी। तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती, और डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ थी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती थी, है ना। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जब 20वीं सदी शुरू हुई थी, मतलब 2000 का जो ये 1900 का जो सन आपका यूज़ हुआ था, उससे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो आपकी 20वीं सेंचुरी से पहले की फिजिक्स है, उसको याद रखेंगे। उसको नाम दिया गया था क्लासिकल फिजिक्स, है ना, क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स चालू हुई थी, क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स चालू हुआ था, फिर क्वांटम फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाती थी, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाती थी। वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी आपकी लेंथ, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी आपकी, एक होती थी लेंथ, एक होता था मास, और एक होता था आपका टाइम। मतलब क्लासिकल फिजिक्स, जिसको आप मैकेनिक्स के नाम से भी जानेंगे आगे चल के। जैसे पूरी 11th क्लास में आपको मैकेनिक्स पढ़ना है,
है ना। तो वहाँ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी केवल 3 को माना जाता था उस समय तक। फिर बाद में इसको बताया गया कि भाई इससे कहीं ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की आपको ज़रूरत है, इसलिए इससे ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लेना पड़ेगा, है ना। तो पहले कितनी मानी जाती थी? 3, क्लासिकल फिजिक्स में, है ना। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये भी क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट था। तो यहाँ पे जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट डिफाइन किए गए थे उसके इनिशियल्स के नाम पे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना। जैसे FPS, तो यहाँ से F का जो मतलब है वो है फुट। तो जो आपका फुट है, ये जो फुट है ये फुट किसकी यूनिट है बच्चों? लेंथ ही। मतलब FPS सिस्टम में हम लेंथ किस में नापते थे? ब्रिटिश सिस्टम में हम लेंथ किस में नापा करते थे? तो ब्रिटिश सिस्टम में हम फुट में नापते थे लेंथ, है ना। फिर ये जो आपका P है ये एक्चुअली में P इनिशियल है पाउंड का, है ना। तो ये जो पाउंड है ये पाउंड यूनिट होती थी मास की। तो मास की यूनिट जो है वो पाउंड है। मास की यूनिट क्या है बच्चों? पाउंड है। कौन से सिस्टम में? FPS में। और जो आपका S है वो है सेकंड। तो सेकंड किसकी यूनिट है? आपके टाइम की। तो ये जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनकी यूनिट डिफाइन की गई थी FPS सिस्टम में। तो लेंथ को नापा जाता था फुट में, मास को नापा जाता था पाउंड में, और टाइम को नापा जाता था सेकंड्स में, है ना। तो ये आपका कौन सा सिस्टम था भाई? ब्रिटिश सिस्टम था, या फिर इसी को हम FPS सिस्टम बोलते थे। उसके बाद फिर फ्रांस में एक सिस्टम अलग चल रहा था, है ना, जिसको आप CGS सिस्टम बोलते हैं। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। इसको चाहे तो आप फ्रेंच सिस्टम भी बोल सकते हैं, फ्रेंच सिस्टम, और चाहे तो आप इसको गॉसियन सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसको गॉसियन सिस्टम के नाम पे भी जाना जाता था क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गॉस था, उन्होंने ये सिस्टम दिया हुआ था, तो इसको गॉसियन सिस्टम के नाम पे भी जाना जाता था, है ना। ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने अभी बताया आपको, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट एक दूसरे प्रकार का सिस्टम था, साइंटिफिक सिस्टम था, गॉस ने बनाया था तो गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, और फ्रांस में बना था तो फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। तो अब ध्यान से देखें इसमें क्या होता था, इसमें भी क्लासिकल फिजिक्स ही चलती थी। तो इसमें भी 3 ही प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम। तो इसमें भी आपको तीनों के नापने के जो तरीके थे उनके इनिशियल्स पे रखा जाए। जैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूँ C, तो C का मतलब है यहाँ पे सेंटीमीटर्स, है ना, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसको नापने काम आता है भाई? लेंथ, है ना। तो फ्रेंच सिस्टम में या फिर CGS सिस्टम में हम लेंथ किस यूनिट में नापते हैं? सेंटीमीटर्स में, है ना। उसके बाद आपका G, तो G से यूनिट का नाम था ग्राम। तो ग्राम जो यूनिट है वो हम क्या नापने के लिए यूज़ करते थे? मास। तो CGS सिस्टम में मास किस में नापा जाता था बच्चों? ग्राम में। उसके बाद S, तो S इनिशियल है सेकंड का, तो सेकंड को किस में नापा जाता था? सेकंड किसको नापने के लिए यूज़ करते थे? तो टाइम को। यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपका CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो उसमें नापने का तरीका बदल गया। लेंथ को नापने का तरीका है सेंटीमीटर में, मास को नापने का तरीका है ग्राम में, और टाइम को नापने का तरीका है सेकंड्स में, है ना। तो ये भी आपको शायद समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हम तीसरे सिस्टम की तरफ चलें, है ना। तो तीसरा सिस्टम उसके बाद लाया गया था, ये एक्चुअली में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था CGS सिस्टम का, है ना। जो नया सिस्टम बनाया गया था इसको मॉडिफाई करके लाया गया था। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट को हम बोलते हैं MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें क्या चेंजेस लाए गए थे वो अपन समझते हैं। अब इसमें नापने के तरीके को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया था, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से नापा गया था। एक्चुअली में सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट है लेंथ का। जनरली जो हम लेंथ लेते हैं वो सेंटीमीटर्स में बोलना बहुत दिक्कत हो जाता है ना। तो जो जनरल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है तो ये सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट हो जाती थी। तो इसको सही किया गया और इसको अब मीटर्स में नापा गया। मतलब MKS सिस्टम में सेंटीमीटर की जगह आपकी लेंथ नापने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ की गई बच्चों? आपका मीटर। और के जैसे ग्राम भी बहुत छोटी यूनिट थी, प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत जाती थी ग्राम को यूज़ करने में,
तो हम लोगों ने किलोग्राम यूज़ किया, है ना। किलोग्राम जो होता है वो मास को नापने के लिए यूज़ किया गया। तो एमके सिस्टम में मास को नापा गया किलोग्राम में, और एस सेकंड। तो आप देखो कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, इसमें टाइम को नापने का तरीका नहीं बदला। टाइम हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेकंड में ही नापा जाता था, बट किसको नापने के तरीके अलग अलग थे, मास और लेंथ को, इसलिए इनको अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया। जैसे एफपीएस में लेंथ को नापने का तरीका था फुट, मास को नापने का तरीका था पाउंड, और टाइम तो सेकंड से ही नापा जाता है। वैसे ही लेंथ को नापा जाता है सेंटीमीटर में सीजीएस सिस्टम में, मास को नापा जाता है ग्राम में, टाइम को सेकंड में, लेंथ को मीटर में एमकेएस में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड्स में, है ना। तो आई होप ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझ में आए। तो मैंने आपकी जैसे आपको बताया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 प्रकार के होते हैं, तो हमने 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको बता दिए। अब मैं आपको चौथे प्रकार की सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता रहा हूँ, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी को अभी तक आप फॉलो करते आए हो बचपन से, है ना, आपकी किताबों में जो है। ठीक है, तो हम चौथे यूनिट की तरफ चलते हैं, चौथे सिस्टम की तरफ। आपको शायद नाम भी याद पता होगा, है ना, कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कई बच्चों ने गैस कर लिया है, अब उनका गैस बिल्कुल सही भी है। एसआई सिस्टम, है ना। कौन सा सिस्टम बच्चों? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो ये एसआई एब्रिविएशन आया है, ये इसके फ्रेंच नेम से आया है। एक्चुअली में इसका फ्रेंच नेम था ले सिस्टमी इंटरनेशनले डी यूनाइट्स, है ना, जिसका बेसिकली मतलब इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो ये इसके फ्रेंच नेम से सिस्टमी इंटरनेशनल से एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला गया। उसका इंग्लिश मीनिंग आपको पता ही है, वैसे भी आप बोलते थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत सारे साइंटिस्टों की, है ना, 1960 में, है ना। ये बनाया गया था आपका 1960 के सन में। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत सारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो उस सदी के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनके बीच में वो हुआ था, मीटिंग हुई थी। और मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया था, ये सोचा गया था कि हमें जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं, हमें मतलब ऐसा सिस्टम बनाना है जो सभी लोग अपनाएं, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम हो, क्योंकि किसी भी देश में यूनिट्स को लेके कोई भी वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो, या फिर एम्बिग्यूटी ना हो, है ना। तो ऐसा ना हो कि किसी दूसरे देश में दूसरा चले, दूसरे देश में दूसरा चले, इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, है ना। इसलिए इस सिस्टम की शुरुआत की गई थी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, है ना। तो सभी लोग माने, सभी एक जैसा पढ़ें, सभी एक जैसा मेजरमेंट करें, इसलिए हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बनाया था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाया गया था उस कॉन्फ्रेंस में, पेरिस में हुई थी, फ्रांस में, है ना। तो वहाँ पर 1960 में जब ये वो हुआ था कॉन्फ्रेंस, तो उसमें ये बोला गया था कि अब क्या था कि मॉडर्न फिजिक्स आ गई थी, है ना। क्लासिकल फिजिक्स उतना ज़्यादा काम का नहीं था, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझा पाती थी। तो मॉडर्न फिजिक्स आए, तो मॉडर्न फिजिक्स ने फिर बहुत सारी चीज़ें समझाई। तो हमने ये देखा कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं, वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से काम नहीं बनेगी। तो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसको 7 किया गया, मतलब और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस की, ताकि हम और भी चीज़ों को समझ पाएँ। तो आपको याद रखना है कि ऐसा ही सिस्टम में, आपको ये बात याद रखनी है कि इन एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि
एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, हम उसकी बात करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो इसमें जो पहली क्वांटिटी थी वो तो अपनी लेंथ ही थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, सही बात है। तो ये जो लेंथ को नापने का तरीका था एसआई सिस्टम में, वो तरीका आपका मीटर था, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं ना, मीटर। उसके बाद फिर दूसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी एसआई सिस्टम में, वो आपका मास था। तो मास को किससे नापते हैं एसआई सिस्टम में? तो मास को हम, मास की जो यूनिट है उसको हम किलोग्राम्स में नापते हैं ना बच्चों, किलोग्राम। तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं क्या? केजी। उसके बाद फिर जो तीसरी क्वांटिटी थी फंडामेंटल एसआई सिस्टम में, वो थी टाइम। और टाइम को नापने का तरीका है सेकंड, है ना। इसको हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एस। फिर फोर्थ जो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई, ये तो 3 पहले से ही चली आ रही थी, है ना, क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन अब जो नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, क्योंकि नई प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज आई थी, है ना, उनको डिफाइन करने के लिए, तो सबसे पहला इसमें इंट्रोड्यूस किया गया टेम्परेचर को लिया गया, टेम्परेचर को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया। कभी कभी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोलते हैं, आपकी किताबों में लिखा हो, लेकिन खैर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को नापने का जो यूनिट डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया केल्विन। याद रखें, केल्विन जो है ये टेम्परेचर को नापते हैं एसआई सिस्टम में, केल्विन से नापा जाता है एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को, है ना। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। आप लोग सोचेंगे सर डिग्री सेल्सियस से नापते हैं, डिग्री सेल्सियस से नहीं नापते हैं, डिग्री सेल्सियस को अलग सिस्टम में नापते हैं। हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एसआई सिस्टम में जो टेम्परेचर को नापने का तरीका है वो केल्विन है। फिर फिफ्थ जो आपकी क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। याद रखें, इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो आप 10th में पिछले साल पढ़ के आए हो। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी कैसा है, इसको डिफाइन किया गया और इसकी यूनिट आप अच्छे से जानते हैं, एम्पेयर डिफाइन की गई। अब ये कैसे एम्पेयर आती है, कैसे मीटर आती है, कैसे किलोग्राम आती है, ये समय के साथ आप सीखते जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या है, 6th नंबर की क्वांटिटी है, जिसको हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी को नापा जाता है बच्चों कैंडेला में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CD से, है ना। उसके बाद 7th जो नंबर की क्वांटिटी है वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहा जा सकता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको आप जानते हो, ये मोल कॉन्सेप्ट है, जो आप मोल पढ़ते आए हो, है ना। मोल रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, है ना। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो एसआई सिस्टम में ली गई थी। एसआई सिस्टम में इन 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल बोला गया, है ना। पहले 3 थी, फिर ये बढ़कर 7 हो गई, क्योंकि अब नई फिजिक्स इंट्रोड्यूस हो रही थी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिसमें नापा जाता है एसआई सिस्टम में, वो भी मैंने बता दिया, जैसे लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। अब जब आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो 2nd पेज में, जो 2nd चैप्टर का 2nd पेज है, उसमें इन सारी यूनिट्स की डेफिनेशन दी गई है कि इनको कैसे डिफाइन किया गया है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप सभी लोग, कि उन डेफिनेशंस को एक बार रीड करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे। रीड करने पे आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला, आपको समझ में 1% भी नहीं आएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। बट आप सिर्फ रीड कर लें, है ना, वो कभी भी आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बट आप एक बार रीड कर लें। क्यों समझ में नहीं आएगी? क्योंकि उसमें हायर लेवल की फिजिक्स यूज होती है। तो जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको वो सारी डेफिनेशन समझ में आने लगेगी ऑटोमेटिकली। अभी आपका काम सिर्फ ये है कि आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो एसआई सिस्टम में यूज होती हैं उनको याद रखें, और उनको किस चीज में नापा जाता है वो याद रखें। डेफिनेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इस बात का याद रखेंगे, ख्याल रखेंगे, ठीक है।
उसके बाद इस एसआई सिस्टम में जो सेकंड पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई सालों के बाद जब फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड कर दी गई थी कि इन 7 है, तो इन 7 को यूज़ करके बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं एसआई सिस्टम में। लेकिन फिर बाद में और ऐसा महसूस हुआ कि 2 क्वांटिटीज छूट गई हैं जो इन फंडामेंटल्स में आनी चाहिए थी। बाद में ध्यान दिया साइंटिस्टों ने, तो इनको जोड़ा गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ। क्योंकि ये बाद में लाई गई इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं कहा गया, इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा गया, क्योंकि बाद में जोड़ी गई। ये भी फंडामेंटल जैसी हैं लेकिन इनको बाद में जोड़ा गया था साइंटिस्टों के द्वारा, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज नाम दिया गया है ना बच्चों। तो एसआई सिस्टम में आप याद रखेंगे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, मतलब फंडामेंटल जैसी हैं लेकिन क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले डिसाइड हो गई थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बाद में डिसाइड हुई, इसलिए उनको बाद में डाला गया था, इसलिए उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोला जाता है। तो जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी है? अगेन इसको हम समझेंगे अच्छे से, अभी सिर्फ आप नाम याद रखें और किस में नापा जाता है वो याद रखें। तो पहली जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये तो आप हालांकि काफ़ी समय से पढ़ के आ रहे हैं, आपने 10th तक खूब पढ़ा इसको मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन में नापी जाती है ना, और इसका सिंबल है RAD, रेडियंस यूनिट है प्लेन एंगल। अभी प्लेन एंगल क्या है ये बाद में अपन समझेंगे अच्छे से, हालांकि आपको पता तो है ही लेकिन इसको और अच्छे समझेंगे। बाकी आप यूनिट इसकी अभी तक डिग्रीज यूज़ करते थे, तो डिग्री जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में यूज़ की जाने वाली यूनिट नहीं है, ये बात याद रखें। एसआई सिस्टम में प्लेन एंगल को रेडियंस में यूज़ करते हैं, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, रेडियन है ना, तो इसको याद रखेंगे आप। और दूसरी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जो बाद में जोड़ी गई, ये आप नहीं जानते हो और इसमें अभी 11th क्लास में आपका कोई खास यूज़ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा। बाकी इसका यूज़ 12th में आता है, सॉलिड एंगल है ना। सॉलिड एंगल को ऐसे इस सिंबल से, जैसे आप ओम यूज़ करते हो ना, उस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं है ना। तो सॉलिड एंगल को इससे करते हैं और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन है ना, इसको SR से डिनोट करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो मैंने लिख दी और उसकी यूनिट भी लिख दी। और ये जो है आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, उन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 होती हैं, तो वो भी मैंने लिख दी और उसको यूनिट। अभी तो आप इतना ही याद रखें कि वो क्वांटिटी क्या है और उसकी यूनिट क्या होती है ना। बाद में हम धीरे धीरे समझेंगे कि इनको कैसे डिफाइन किया गया था है ना। तो ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अब ये टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई ऐसा यूनिट में। अब इन 9 के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनके अलावा कोई भी यूनिट जो होगी या क्वांटिटी होगी वो सब डिराइव्ड होती हैं। एसआई सिस्टम में सारी क्या होती हैं बेटा? डिराइव्ड। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्सेप्ट, आपके मन में कोई भी क्वांटिटी आ रही हो, एक्सेप्ट दीज 9 फिजिकल क्वांटिटीज़, एक्सेप्ट दीज 9 फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब 9 फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी बेटा? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ प्लस 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। all the quantities are known as derived quantities, है ना। तो एक्सेप्ट ये 9 को छोड़कर, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री को छोड़कर कोई भी क्वांटिटी होगी वो एसआई सिस्टम में डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती है ना, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये एसआई सिस्टम का बेसिक है जो आपको याद रखना है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी ये जो यूनिट दी गई है ना बच्चों, यूनिट, इनको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है। फंडामेंटल बोल लो और बेस बोल लो, दोनों एक ही बात है, यूनिट्स। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहा जाता है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
है ना। अब बच्चों आपको मैं बता दूं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स से क्या क्या एडवांटेजेस हैं और हम इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला एडवांटेज ये है कि इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ can be expressed in terms of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आपका स्पीड है, तो स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डिवीजन से अपन को ड्राइव क्वांटिटी मिल जाती है। या फिर मैंने आपको पहले और भी एग्जांपल दिया था फोर्स। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, है ना। तो ये ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें हर डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो उनके डिवीजन से या मल्टीप्लिकेशन से या दोनों कॉम्बिनेशन से। मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। हालांकि हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोहेरेंट सिस्टम ही था, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे मेंशन करना था इसलिए हमने कर दिया, है ना। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि एसआई सिस्टम जो है वो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी, उसके बहुत सारे टाइप है। तो हम बोल सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए वी यूज़ सेम यूनिट। ये फ़ायदा है इस सिस्टम का। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप जानते हो कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। आपने सुना होगा एनर्जी का फॉर्म होता है हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। ऐसे बहुत सारे आपने एनर्जी के फॉर्म सुने होंगे। तो ऐसा ही सिस्टम में इस सब सारी प्रकार की एनर्जी, भले ही नाम अलग अलग हैं, वो सब टाइप हैं, बट है तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी है। तो इन एनर्जी के लिए सबके लिए एक ही यूनिट यूज़ की जाती है, जूल। अलग अलग यूनिट नहीं यूज़ करते। जबकि पहले के समय में एमकेएस जब सिस्टम चलता था, तो एमकेएस सिस्टम में जैसे एनर्जी के टाइप होते थे, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होती थी, तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूनिट यूज़ किया जाता था जूल। और आपका हीट एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता था एक अलग यूनिट, कैलोरी, है ना। और आपका अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उसके लिए एक अलग यूनिट यूज़ की जाती थी, किलोवाट आवर। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो आप इस बात को समझें कि एमकेएस सिस्टम में या पहले किसी अलग सिस्टम में आपकी जो एनर्जी के फॉर्म होते थे अलग अलग, वो सब एनर्जी है, लेकिन अलग अलग एनर्जी के टाइप को यूनिट भी अलग अलग दे दी गई। तो सोचो ऐसे हर टाइप के लिए अलग अलग यूनिट पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी पढ़ाई। तो उसको सिंपल करता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम कैसे सिंपल करता है, क्योंकि ये रैशनल सिस्टम है। तो भले ही नाम अलग अलग हो, लेकिन एक ही प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। अगर सब एनर्जी के फॉर्म ही है तो उन सब के लिए एक ही यूनिट यूज़ की जाएगी, दैट इज जूल। तो ये फ़ायदा है किसका, एसआई सिस्टम का, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इट इज़ थर्ड जो पॉइंट है, एडवांटेज है, इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है, यानी हर देश इसको मानता है। तो कहीं पर भी मेजरमेंट अलग अलग नहीं होता है ना, हर जगह पे एक जैसा मेजरमेंट लिया जाता है। तो कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश के व्यक्ति का इन्वेंशन या फिर वो पढ़ता है, मेजरमेंट पढ़ता है, तो उसको आसानी से समझ में आता है ना। तो ये फ़ायदा है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, और इसी फ़ायदे के लिए तो इसको बनाया गया था कि इंटरनेशनली हर जगह पे एक जैसी सिस्टम हो। फिर चौथा है इट इज़ अ मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई भी यूनिट है तो उसमें यूनिट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो चाहे बड़ी यूनिट हो, बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट, कैसे भी यूनिट हो, बिगर यूनिट हो चाहे स्मॉलर यूनिट हो, आर
इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर्स ऑफ 10, यानी 10 की पावर्स में होता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट, जैसे मीटर की बात करें, है ना, तो आपका मीटर ऐसा ही यूनिट है, ये तो आपको पता है। अब मीटर से बड़ी यूनिट क्या होती है, तो ऐसा ही सिस्टम में मीटर से बड़ी यूनिट होगी, आप बोलोगे सर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बच्चों, तो आप लिख दो 10⁻³ मीटर, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो बड़ी यूनिट को आपने किसके पावर्स के टर्म्स में लिखा है, 10 की पावर्स के टर्म्स में। तो इसको 10 की पावर्स के टर्म्स में लिखना बड़ा आसान होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ मिलीमीटर, तो मिलीमीटर छोटी यूनिट है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर लिखोगे बच्चों, 10⁻³ मीटर। तो आप चाहे छोटी यूनिट हो चाहे बड़ी यूनिट हो, आप उनको किसके पावर्स के टर्म्स में लिख सकते हो, 10। अगर छोटी यूनिट है तो 10 की माइनस पावर चलेंगी, और बिगर यूनिट है तो 10 की प्लस पावर्स में चलेंगी, है ना। बट आप 10 के पावर्स में मेंशन कर रहे हो, ये बहुत बहुत आसान है। जबकि सीजीएस सिस्टम में क्या है कि अगर आप फुट को छोटी यूनिट में यूज़ कर सकते हो, जैसे इंचेस, तो आपने लिखा 12 इंचेस। अब ये 12 इंचेस का अगर अपन वो यूज़ करेंगे, इनको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जबकि 10 की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बड़ा ही आसान होता है। इसलिए मैट्रिक्स सिस्टम जो होगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर्स ऑफ 10, तो इनको डिवाइड करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान है इन कंपैरिजन टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो ये भी एक एडवांटेज है, फ़ायदा है कौन सा सिस्टम का बच्चों, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है ना। तो ये 4 एडवांटेजेस हैं। आप लोग सब लोग स्क्रीन पॉज कर लेंगे, स्क्रीन पॉज करके ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे, है ना। नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बिना नोट्स से काम नहीं बनेगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि एसआई सिस्टम की जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी किताबों में, एनसीईआरटी में, है ना। अगर एनसीईआरटी किताब आप खरीद नहीं पाए हैं तो आपको पता है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें एक बार रीड कर लें, है ना। आपको समझ में बहुत कम आएगा, बट आप एक बार पढ़ लें, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। ओके।